क्लासिफिकेशन ऑफ रिले, मैंने बोला था रिले के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग। ओके, देखो कितने तरह के पढ़ेंगे। एज पर लोकेशन इतने ज्यादा आप लोगों के आते भी नहीं है, क्लियर है, लेकिन जो आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हम पूरे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्लियर है। पर फिर भी सारे देख लो। एज पर लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से कि भाई आप लोगों ने ट्रांसफार्मर पे लगा रखा है, जनरेटर पे लगा रखा है रिले, या ट्रांसमिशन लाइन में लगा रखा है, क्लियर है नहीं है, तो कौन सी लोकेशन पे लगा रखा है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा। एज पर टाइम कि उसे ऑपरेट करने में कितना टाइम लग रहा है, क्या वो फटाक से ऑपरेट कर देता है या ऑपरेट करने में टाइम लगा रहा है, या एक फिक्स टाइम पे वो क्या करता है, ऑपरेट करता है, तो टाइम के हिसाब से होगा। एज पर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं कि जैसे कोई करंट के हिसाब से क्या कर रहा है आपका, ऑपरेट कर रहा है, कोई वोल्टेज को रेफरेंस मान के ऑपरेट कर रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कर रहा है, कोई फेज के हिसाब से कर रहा है, क्लियर है नहीं है। तो एप्लीकेशन के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होते हैं। एंड एज पर कंस्ट्रक्शन कि आप लोगों ने उसे बनाया कैसा है, बहुत बड़ा है, छोटा है, रिले अलग है, कौन कौन से तरह का है, कौन कौन से तरह का है, तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी होता है। तो कंस्ट्रक्शन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, टाइम हो गया, लोकेशन हो गया, सबके हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, क्लियर है नहीं है। अब देखो एक एक चीज को ध्यान से वे समझना। सबसे पहले एज पर लोकेशन। अब सर लोकेशन के हिसाब से कैसे है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है लोकेशन का क्या मतलब है। सर हमारे पास मेन जो डिवाइस है ना वो तो तीन ही है, एक है मेरे पास जनरेटर, एक है मेरे पास ट्रांसफार्मर, और एक है मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन। अब समझ, ट्रांसफार्मर एक जगह तूने लगा दिया, ठीक है, जनरेटर भी एक जगह लगा दिया, ठीक है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन के साथ में पंगा है। क्या पंगा है? ट्रांसमिशन लाइन कोई छोटी मोटी नहीं होती है, ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबी होती है, हो सकता है 100 किलोमीटर की हो सकता है 200 किलोमीटर की हो सकता है 150 किलोमीटर की हो, तो ये काफी क्या होती है, लॉन्ग होती है, काफी क्या होती है, लॉन्ग होती है। जैसे अभी अभी हम लोगों ने रीच के बारे में बात किया था, किसके बारे में बात किया था, रीच के बारे में बात किया था। तो वहां हम लोगों ने एक चीज देखी थी, क्या देखी थी कि एक सर्किट ब्रेकर या एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस या एक रिले लगाने से वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ऑपरेट कर पाता है, उससे आगे वो ऑपरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि जहां तक उसकी पहुंच है ना वहां तक वो ऑपरेट कर सकता है। सही बात है नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन उसकी पहुंच से भी ज्यादा लंबी है, तो फिर क्या करोगे, तो फिर एक से काम नहीं चलेगा, फिर आपको एक से ज्यादा जो है वो आपको रिले लगाने पड़ेंगे। सपोज दैट आपने एक रिले यहां पे लगा दिया, अब ये रिले सपोज दैट यहां से लेके ये पर्टिकुलर डिस्टेंस यहां तक ही ऑपरेट कर पाता है, बस इसके आगे वो ऑपरेट नहीं कर पाता है, तो इससे आगे की ट्रांसमिशन लाइन के लिए फिर से आपको यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, रिले लगाना पड़ेगा, जो फिर आगे के लिए क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। तो ट्रांसमिशन लाइन जो होती है इसके लिए आपको मोर देन वन, इसके लिए आपको मोर देन वन जो है क्या यूज करने पड़ते हैं, सर्किट ब्रेकर, रिले, आपका प्रोटेक्टिंग डिवाइस एक से ज्यादा यूज करने पड़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर लेंथ, उसकी लेंथ के हिसाब से कि कितनी लेंथ के लिए कितना चाहिए, क्लियर है नहीं है। लेकिन जनरेटर, अरे यार ये तो एक डिवाइस है, एक जगह पे रखा हुआ है, क्लियर है नहीं है, तो एक लगा दो, एक प्रोटेक्टिंग जोन इस पे लगा दो, ये इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। ट्रांसफार्मर ये भी एक जगह पे रखा हुआ है, तो इसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिंग जोन लगा दो और वो भी इसको क्या कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। एक को हम क्या बोलते हैं, यूनिट, एक को हम क्या बोलते हैं, यूनिटी या यूनिट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। एक से ज्यादा होता है तो वो आपका मोर देन हो जाता है, मोर देन 1 2 3 4, उसको बोलते हैं नॉन यूनिटी, क्लियर है नहीं है। तो एक तो होता है यूनिट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो एक कैसा होता है, एक होता है आपका यूनिट प्रोटेक्शन और एक होता है आपका नॉन यूनिट प्रोटेक्शन, क्लियर है नहीं है। नॉन यूनिट प्रोटेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिट, एक होता है आपका नॉन यूनिट। तो यूनिट किसके लिए यूज में लिया जाएगा, तो सर जो एक जगह पे रखे हुए होते हैं, मतलब आपका जनरेटर और ट्रांसफार्मर के लिए किससे काम चल जाएगा, यूनिट से काम चल जाएगा। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोर देन वन या कई सारे प्रोटेक्शन यूज में लेने पड़ेंगे, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिट प्रोटेक्शन, क्लियर है या नहीं है। तो आपकी लोकेशन के हिसाब से कि जनरेटर पे लगा रहे हो, ट्रांसफार्मर पे लगा रहे हो या ट्रांसमिशन लाइन पे लगा रहे हो, दो तरह के रिले हो गए, एक हो गया यूनिट रिले, एक हो गया नॉन यूनिट रिले। यूनिट कहां लगेगा, जनरेटर के ऊपर लगेगा, ट्रांसफार्मर के ऊपर लगेगा। नॉन यूनिट कहां लगेगा, ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर लगेगा, क्लियर है नहीं है। चले आगे, ओके, देखो ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं कि इफ ओनली प्राइमरी रिले इज प्रेजेंट, सिर्फ अगर एक रिले से काम चल जाए फॉर डिडक्शन ऑफ फॉल्ट, तो इट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, यूनिट प्रोटेक्शन बोलते हैं। और यूनिट प्रोटेक्शन कहां यूज में लिया जाता है, सर ट्रांसफार्मर से काम चल जाता है और अल्टरनेटर में काम चल जाता है। अल्टरनेटर मतलब जनरेटर, क्लियर है नहीं है।
तो ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर या जनरेटर में आपका यूनिट प्रोटेक्शन काम कर जाता है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में नॉन यूनिट चाहिए भाई, एक से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। तो जहां प्राइमरी रिले भी लगाना पड़े और बैकअप भी लगाना पड़े, मतलब मोर देन वन, एक लगा दिया यहां पे, एक लगा दिया यहां पे, फिर आगे चले फिर एक और लगाना पड़ा। क्लियर है नहीं है? तो अगर मान लो आपके सिस्टम में यहां पे फॉल्ट आया तो ये ऑपरेट करेगा, अगर ये किसी कंडीशन में ऑपरेट नहीं कर पाया तो फिर ये ऑपरेट करेगा। क्लियर है नहीं है? रेंज के हिसाब से ये ऑपरेट करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बेटा नॉन यूनिट प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिट प्रोटेक्शन। क्लियर है नहीं है? लेकिन ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर में कौन सा प्रोटेक्शन होता है? यूनिट प्रोटेक्शन होता है। कौन सा होता है? यूनिट प्रोटेक्शन। ये सब एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए, ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है, ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह की चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। आप लोग हर चीज के लिए रेडी होने चाहिए। क्लियर है नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो आपको पता ना हो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आपको आता ना हो। क्लियर है नहीं है? और इन टॉपिक्स के अंदर ऐसी कोई गहराई नहीं होनी चाहिए जो आप लोगों को पता नहीं हो। क्लियर है? तो बेसिक टू अब पे चलेंगे हम लोग, सब कुछ क्लियर करते हुए। तो ये क्लियर है आप लोगों के? ये पूरा समझ में आ गया होगा? आगे चले, आगे चले, देखते हुए चलो जरा आगे की बात करते हैं। एज पर टाइम। सर टाइम का क्या मतलब है? सर टाइम का क्या मतलब है? टाइम के हिसाब से कैसे मैं रिले को क्लासिफाई कर सकता हूं? अरे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने टाइम की बात की थी। क्या टाइम की बात की थी? कि भाई रिले जो होता है ना, उसको पता लगा कि सिस्टम में आ गया है फॉल्ट। क्या पता लगा उसे? कि सिस्टम में आ गया है फॉल्ट। वो भेजेगा सिग्नल, सिग्नल भेजेगा सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। क्लियर है नहीं है? तो इन सब में क्या लगेगा? एक टाइम लगेगा। इन सब में एक क्या लगेगा? टाइम लगेगा। अगर ये लगने वाला टाइम, मैंने बोला कि एक सर्किट, एक रिले था, उसने क्या किया? एक रिले था, उसने क्या किया? सिस्टम में फॉल्ट आया, फॉल्ट को एनालिसिस किया, एनालिसिस करके पूरा वर्क करवाया, और जब तक पूरा ऑपरेट हुआ तो सपोज दैट उसे इतना टाइम लग गया। ये टी नोड है, कोई भी सेकंड है, सपोज 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, कुछ भी मान लो आप, ये टी नोड टाइम उसे लग रहा है। अब देखो, अब देखो, अब दो चीजें हैं। अब ये तो टाइम तो लगने वाला ही है, ये तो सही है, लेकिन ये डिपेंड करेगा फॉल्ट के ऊपर। अब फॉल्ट का क्या मतलब है? जैसे समझना, फॉल्ट कई तरह का हो सकता है, मैंने बताया वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, फेज हो सकता है। समझने के लिए हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट ये आपका करंट है, समझना। अब ये आपकी फॉल्ट करंट है। मैंने रिले को क्या बोला है? मैंने रिले को बोला है कि ये आई नोड है, जो आपकी क्या है? पिकअप वैल्यू है, करंट की पिकअप वैल्यू, जिसके ऊपर ये ऑपरेट करता है। क्लियर है? अब मान लो मैंने बोला कि जैसे ही फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू आई नोड से ज्यादा हो जाए, तुम तुरंत से क्या कर दो? ऑपरेट कर दो। ठीक है भाई, तो आपकी फॉल्ट करंट की वैल्यू ज्यादा हुई, किससे? आई नोड से, और रिले ने तुरंत सिग्नल भेज दिया, क्या किया? ऑपरेट किया। अब ऑपरेट करने में लगेगा टाइम, तो टाइम उसने लगाया, मान लो t0 टाइम लग गया। अब एक रिले तो ऐसा हुआ, एक रिले तो ऐसा हुआ कि उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आने वाली फॉल्ट करंट कितनी है। उसे सिर्फ यह मतलब है कि अगर ये आने वाली करंट अगर आई नोड से ज्यादा हुई, अगर इस पिकअप वैल्यू से ये करंट ज्यादा हुई, तो मुझे क्या करना है? ऑपरेट करना है। मुझे क्या करना है? ऑपरेट करना है। अब ये करंट कितनी भी ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऑपरेट करना है एक पर्टिकुलर टाइम में। क्लियर है नहीं है? एक फिक्स टाइम में मुझे ऑपरेट करना है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे फिक्स टाइम वाले। क्लियर है नहीं है? जो एक फिक्स टाइम में क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे। वो इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि फॉल्ट करंट कितनी आ रही है, फॉल्ट करंट इससे थोड़ी सी ज्यादा है या फॉल्ट करंट इससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेंजर से। नहीं, वो क्या कर रहे हैं? वो तो उनको पता लग गया कि अगर आई नोड से करंट ज्यादा हुई, कितनी ज्यादा है उससे मतलब नहीं है, अगर आई नोड से ज्यादा हुई तो मुझे ऑपरेट करना है भाई, मैं तो इतने टाइम में ऑपरेट करता हूं, फिक्स है मेरा। तो क्लियर है नहीं है? और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि वो फॉल्ट करंट के ऊपर डिपेंड करे, फॉल्ट करंट के ऊपर डिपेंड करे। किस तरीके से डिपेंड करे? कि हां भाई फॉल्ट करंट इससे ज्यादा तो आ गई, ये तो सही है, रिले ऑपरेट करेगा, ये बात भी सही है, लेकिन वो इस चीज को भी चेक करे कि आने वाली फॉल्ट करंट इस पिकअप वैल्यू से कितनी ज्यादा है। क्या ये बहुत ज्यादा है, मेरे सिस्टम को तुरंत डैमेज कर सकती है, या ये थोड़ी हल्की सी ही ज्यादा है? क्लियर है नहीं है? अगर बहुत ज्यादा है और सिस्टम को फटाफट डैमेज कर सकती है, तो वो क्या बोलेगा? फटाफट से ऑपरेट करो भाई, करंट जो फॉल्ट करंट आई है इस बार वो बहुत ज्यादा है, जल्दी से सिस्टम को डैमेज कर सकती है, तो क्या करो? फटाफट से ऑपरेट करो। और अगर वो फॉल्ट करंट हल्की सी ज्यादा है तो क्या बोलेगा? हाँ भाई फॉल्ट है, सिस्टम ऑपरेट करवाना है, लेकिन फॉल्ट इतना ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो तुम रिलैक्स होकर आराम से क्या कर सकते हो?
आराम से क्या कर सकते हो, सिस्टम को ऑपरेट करवा सकते हो। मतलब जो क्या करता हो, जो आपका टाइम के बीच में और करंट के बीच में कैसा बिहेवियर रखता हो, इनवर्स का बिहेव रखता हो। अगर फॉल्ट करंट ज्यादा हो तो वो फटाफट से ऑपरेट करे, कम ऑपरेटिंग टाइम लगाए, और अगर फॉल्ट करंट कम हो तो उसमें लगने वाला ऑपरेटिंग का टाइम कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो उसको क्या बोलोगे, इनवर्स टाइम। क्या बोलोगे, इनवर्स टाइम। तो एक तो फिक्स टाइम हो गया, एक इनवर्स टाइम हो गया, सही बात है नहीं है। और एक और होता है, इन दोनों का मिक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं IDMT। क्या बोलते हैं, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम। क्लियर है नहीं है। तो फिक्स टाइम तो हो गया आपका डेफिनेट टाइम, इनवर्स टाइम हो गया आपका इनवर्स टाइम, और इन दोनों को मिक्स कर दिया तो एक और बन जाएगा, जो हो जाएगा आपका IDMT, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, जिसमें दोनों को आप लोगों ने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, दोनों की क्वालिटी एक में ही डाल दी। अब शुरू करें, अब शुरू करें, क्लियर होगा। ओके, अब देखो यही बातें आने वाली है वापस। देखो जरा, डेफिनेट टाइम रिले, ये डेफिनेट टाइम वाला कौन सा है, वही है आपका फिक्स टाइम वाला। क्या ये फॉल्ट करंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या, नहीं करता है। क्या है, रिले ऑपरेट ऑलमोस्ट फिक्स टाइम में रिले ऑपरेट करेगा। उसने बोल दिया कि भाई मुझे तो ये T0 टाइम चाहिए, मैं तो इतने टाइम में ऑपरेट करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता फॉल्ट करंट कितनी है। तो क्या ये फॉल्ट करंट के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा। डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉल्ट करंट, इसे फॉल्ट करंट से कोई मतलब नहीं है। उसने तो बोल दिया मैं इतने टाइम में ऑपरेट करने वाला हूं। क्लियर है नहीं है। क्या बोल रहा है, फिक्स ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले कैन बी अचीव्ड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर उसने ये तो बोल दिया कि फिक्स टाइम पे ऑपरेट करूंगा, लेकिन फिक्स टाइम का ऑपरेशन मैं किस तरीके से अचीव कर सकता हूं। तो ये आ जाता है आपका कोर सैचुरेशन के हिसाब से। देखो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोगों ने मशीन पढ़ी होगी। क्लियर है नहीं है। मशीन में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मर, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आप लोगों ने उसका एक कर्व बनाया होगा और उस कर्व का नाम होता है आपका BH कर्व। बनाया था या नहीं बनाया था। और वो कर्व आप लोगों ने कुछ इस तरीके से बनाया होगा, बनाया होगा नहीं बनाया होगा, बिल्कुल सही बात है। जब आपका कर्व यहां पे पहुंच जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन बोलते हैं, जिसको हम कौन सा रीजन बोलते हैं, कोर का सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने देखा होगा कि यहां पे आप H की वैल्यू को कितना भी चेंज करो, B की वैल्यू में बहुत ज्यादा माइनर चेंज होता है। मतलब B की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। इस H को आप क्या भी बोल सकते हो, MMF भी बोल सकते हो, याद है ना। और इस B को आप क्या भी बोल सकते हो, फ्लक्स भी बोल सकते हो। क्लियर है नहीं है। तो वो वाला जब ये कोर सैचुरेट हो जाएगी तो आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। क्लियर है नहीं है। और यहां भी ये क्या बोल रहा है कि टाइम को मुझे क्या करना है, फिक्स करना है। तो भाई कोर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होने चाहिए। अगर इसमें कुछ चेंज भी हुआ, भाई एमएमएफ का क्या मतलब होता है, एमएमएफ का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई विद करंट। होता है कि नहीं होता है, एमएमएफ यही होती है। तो अगर यहां पे इस एमएमएफ में चेंज भी हुआ, अगर करंट में चेंज भी हुआ, तो ये यहां पे कितनी भी चेंज हो जाए, ये आपके फ्लक्स में या बी में कोई भी चेंज नहीं होगा। किसकी वजह से, कोर सैचुरेशन की वजह से। किसकी वजह से, कोर सैचुरेशन की वजह से। तो फिक्स टाइम कब मिलेगा, जब आप कौन से रीजन में वर्क करोगे, इस लीनियर रीजन में या इस सैचुरेटेड रीजन में। सर सैचुरेटेड रीजन में। क्लियर है नहीं है। तो आपको फिक्स टाइम कब मिलता है, जब आप सैचुरेटेड रीजन में क्या करते हो, वर्क करते हो। क्लियर है नहीं है। तो इसको अचीव करना आपका सैचुरेशन रीजन का काम है। चलो आगे, इंस्टेंटेनियस रिले। अरे भाई ये इंस्टेंटेनियस रिले एक और आ गया। इसमें क्या है, इंस्टेंटेनियस रिले बड़ा फिक्स है। क्या है, उसने बोला ये इनवर्स टाइम नहीं है, ये इंस्टेंट। आप बोलते हो ना ये काम करना है, इंस्टेंट करना है। इंस्टेंट का मतलब तुरंत, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। मतलब अगर सिस्टम में फॉल्ट आया तो वो फटाक से सिस्टम को रिमूव करने की कोशिश करेगा, वो फटाक से फॉल्ट को हटाने की कोशिश करेगा, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। क्लियर है नहीं है। हाँ, इसका भी जो है आपके इससे कोई लेना देना नहीं है फॉल्ट करंट से। इसको तो पता लगा कि जैसे ही सिस्टम में फॉल्ट आया वो उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। ठीक है, एज मिनिमम टाइम में, ये मिनिमम से मिनिमम टाइम में सिस्टम को फॉल्ट को क्या करने की कोशिश करता है, क्लियर करने की कोशिश करता है। भाई फॉल्ट आया तो जितना जल्दी हो सके उसको क्या करो, क्लियर करो इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। लेकिन ये एक फिक्स टाइम लेता है कि फॉल्ट आया है मैं तो भाई इतने टाइम में करूंगा, आलसी आदमी है ये तो ये फिक्स टाइम में लेता है। ये इंस्टेंट, ये बहुत तेज है, सतर्क है, तुरंत काम करता है। देखो इंस्टेंट ऑफ टाइम का टाइम काफी कम होता है। कितना होता है, 0.1 सेकेंड। जैसे ही फॉल्ट आया तुरंत क्लियर कर दिया, जैसे ही फॉल्ट आया उसने तुरंत क्लियर कर दिया। तो ये बहुत फास्ट वर्क करता है। ये है आपका इनवर्स टाइम रिले। क्लियर है नहीं है। ये कौन सा रिले है, सर ये है मेरा इनवर्स टाइम रिले। मतलब ये कैसा होगा सर, T प्रोपोर्शनल टू 1/I होने वाला है सर। अगर फॉल्ट करंट ज्यादा हुई
तो टाइम कम लगाएगा। तो ध्यान रखना कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फॉल्ट करंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है नहीं है? टी प्रोपोर्शनल टू 1/i, टी की पावर n। ओके, इसमें इस तरीके से भी है, अगर मान लो ये t है, t प्रोपोर्शनल i हुआ तो ये इनवर्स है, थोड़ा बहुत इनवर्स है। दूसरा, अगर t प्रोपोर्शनल टू 1/i² हुआ, ओके, तो थोड़ी सी करंट बढ़ने पे भी टाइम बहुत फटाक से कम हो जाएगा, होएगा कि नहीं होगा? और अगर आप लोगों ने और भी ज्यादा कर दिया, t प्रोपोर्शनल टू 1/i³ कर दिया, तो अब तो करंट में हल्का सा माइनर चेंज होने पे भी टाइम की वैल्यू फटाक से बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा नीचे की तरफ करंट की पावर बढ़ती जाएगी, इनवर्स जो होगा वो उतना ही ज्यादा स्पीड से होता जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, तो यहां पे क्या है, अगर ये n की वैल्यू 2 है तो ये थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है, n की वैल्यू 3 है तो फटाक से गिर रहा है, और ज्यादा कर दिया तो और ज्यादा इनवर्स हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा कर्व हम लोगों ने पहले भी देखा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व है ये। कौन सा, किसका कर्व है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व है। क्लियर है नहीं है? तो अगर n की वैल्यू 2 है तो चलो मैंने बोल दिया इनवर्स रिले है। अगर n की वैल्यू और ज्यादा है तो और ज्यादा इनवर्स हो गया, वेरी इनवर्स। n की वैल्यू 4 है तो और भी खतरनाक इनवर्स, एक्सट्रीमली इनवर्स हो गया, एक्सट्रीमली इनवर्स रिले हो गया आपका। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तुरंत काम करेगा। क्या ये फॉल्ट करंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल करता है। क्या फॉल्ट करंट बढ़ने पे टाइम कम हो जाता है क्या? बिल्कुल कम हो जाता है। अरे यही तो इसकी खास बात है, और यही तो इसको क्या बनाता है, एक यूनिक बनाता है। क्या बनाता है? यूनिक बनाता है। अब दो का मिक्सर करके हम लोगों ने एक मिक्सर प्रजाति बना दी है। देखो कौन सी है? एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स टाइम रिले कहां पे यूज में लिया जाता है? तो इसको फीडर एंड ट्रांसफार्मर। देखो रिले खत्म हो जाने के बाद में सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे, और सर्किट ब्रेकर के बाद में मैं आप लोगों के लिए एक अलग से एक टॉपिक लेके आऊंगा, ठीक है? एक दो क्लास में उसको हम करेंगे। तो उसमें आपका जितने भी डिफरेंट टाइप के जो प्रोटेक्शन होते हैं, जैसे जनरेटर है, तो जनरेटर में कई तरह के फॉल्ट आते हैं, ठीक है? कई परेशानियां हो सकती है उसमें, जैसे उसका प्राइम मूवर खराब हो जाए, डीसी एक्साइटेशन खराब हो जाए। क्लियर है? तो उसमें कई तरह के फॉल्ट आते हैं। ट्रांसफार्मर में कई तरह के होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में कई तरह के होते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, अलग से भी एक बार पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन लाइन, फिर उसमें किस किस तरह के फॉल्ट हो सकते हैं, उनको किस किस तरीके से मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूं। फिर जनरेटर कि इसमें कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं, उनको रिमूव करने के लिए मैं कौन कौन से आप लोगों के रिले सर्किट ब्रेकर वो यूज में लूंगा। इसी तरीके से जनरेटर, तो सबको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो एक पूरा भी हो जाएगा, क्लियर है? एक उनका पर्टिकुलर टाइप में समरी भी हो जाएगा। तो एग्जामिनर कहीं से कुछ भी उठा के कैसे भी पूछे, आप लोग हर चीज के लिए रेडी रहोगे कि कहीं से कुछ भी पूछ लिया कोई बात नहीं। तो ये फीडर और ट्रांसफार्मर का वहां पे और हम क्लियर कर लेंगे कि किस तरीके से वहां पे कौन सी जगह पे और किस तरीके से इनवर्स टाइम रिले को यूज में लिया जाता है। क्लियर है नहीं है? अब आ गया आपका IDMT, अलग से टॉपिक लेके आऊंगा, डोंट वरी। IDMT इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, मैंने क्या बोला था? दो टाइम का मिक्स है ये, इनवर्स भी है, डेफिनेट भी है। देखो किस तरीके से है, इस डायग्राम को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो ये करंट है आपकी, ये ओके, ये टाइम है आपका, ठीक है? इसको टी कर लेना। ये टाइम है आपका और ये आपकी क्या है? करंट है। ये टाइम है, ये करंट है। देखो जब तक जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, टाइम की वैल्यू खटाक से क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अब देखो, लेकिन एक करंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में यहां से जैसे ही करंट की वैल्यू अगर इससे ज्यादा हाई हो जाती है, अरे भाई यहां पे तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब जैसे ही यहां से करंट की वैल्यू बढ़ी, टाइम की वैल्यू फटाफट कम होती जा रही है। लेकिन यहां से आने के बाद में टाइम में इतना चेंज हो नहीं रहा है, ये आगे ऐसे चलेगा। क्लियर है नहीं है? तो ये अप्रोक्सीमेटली एक फिक्स टाइम हो गया कि नहीं हो गया? मतलब अगर आपका ये जो फॉल्ट करंट अगर आपकी है, अगर इस फॉल्ट करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा क्या है? हाई है। जैसे फॉल्ट करंट आपका लाई कर रहा है यहां पे, क्लियर है नहीं है? तो इसका वर्क जो होगा वो ऐसे होगा, डेफिनेट की तरह। देखो यहां पे आपका टाइम अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया है? फिक्स हो गया। ये ऐसे चलेगा ना। तो टाइम फिक्स किसमें होता है? टाइम फिक्स होता है डेफिनेट रिले में। किसमें होता है? डेफिनेट रिले में होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही बात है। तो जब फॉल्ट करंट की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होगी तो इसका बिहेवियर किसकी तरह होगा? डेफिनेट रिले की तरह होगा। लेकिन फॉल्ट करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, मान लो पहले इतनी थी फिर इतनी हो गई, तो देखो टाइम की वैल्यू फटाफट क्या हो रही है? कम होती जा रही है। मतलब आपकी फॉल्ट करंट की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हाई नहीं है, अगर कैसी है? थोड़ी लो है, तो इसका बिहेवियर जो होगा वो किसकी तरह होगा? इनवर्स की तरह होगा। किसकी तरह होगा? इनवर्स की तरह इसका बिहेवियर होने वाला है। तो इसमें दोनों का बिहेवियर आ गया बेटा, ये डेफिनेट की तरह भी वर्क कर रहा है और ये इनवर्स की तरह भी वर्क कर रहा है। तो इसलिए इसको बोला जाता है IDMT, इनवर्स
डेफिनेट मिनिमम टाइम। क्लियर है नहीं है कि जितने मिनिमम टाइम में क्लियर कर सकता है उतने मिनिमम टाइम में क्लियर करता है। डेफिनेट टाइम और इनवर्स टाइम का इट डिसाइडेड द लो एंड द हाई वैल्यू ऑफ द करंट, तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज यूज्ड। अगर भाई दोनों तरह की करंट आ रही है, कभी फॉल्ट करंट लो है कभी फॉल्ट करंट हाई है, तो दोनों को ऐड कर दो ना। और दोनों का बिहेवियर कौन लेके बैठा है? आईडीएमटी लेके बैठा है। मतलब ये बहुत अच्छा है, आईडीएमटी बहुत अच्छा है, अधिकतर यूज में लिया जाता है। क्लियर है नहीं है? तो अगर आपके ज्यादा हुई, अगर आपकी फॉल्ट करंट की वैल्यू ज्यादा हुई तो ये डेफिनेट टाइम की तरफ वर्क करेगा, और अगर लो हुई तो ये इनवर्स टाइम की तरफ वर्क करेगा। ये मैं अभी अभी आप लोगों को बता चुका था, हम लोगों डायग्राम में ये बात डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर, देखो ये है ना, यहां पे आप लोग अगर आप इसकी बात करोगे कि सर आईडीएमटी वगैरह का यूज में कहां होता है, तो आईडीएमटी का यूज कहां होता है? पावर ट्रांसफार्मर में। अभी सिर्फ आप लोग इनको याद कर लो कि कौन से का कहां यूज में होता है, कौन से का कहां यूज में होता है। बाकी मैंने बोला ही है कि अपन एक टॉपिक लेके आएंगे जहां पूरे की क्या बनवा देंगे, एक समरी बनवा देंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम याद करने की प्रॉब्लम रहेगी नहीं। मैंने बोला याद तो आपको कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। क्लियर है? हाँ, तो याद करने वाली चीजों को भी अलग से लेके आऊंगा। तो यहां पे एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट होंगे, ओवरलोड होगा, इन दोनों को बाद में अपन देखेंगे। ये पीएसएम, ये फॉर्मूला जरूर आप लोग याद रख लेना। क्लियर है? जैसे एक पहले फ्यूजिंग फैक्टर का आया था, ये किसका है? पीएसएम का होता है। इट्स कॉल्ड प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इसका? इसका फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसको बोला जाता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ओके, इसको बोला जाता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। क्लियर है नहीं है? ओके, तो ये प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर होता है। ये प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जो होता है, अगर इसकी बात करो तो इसमें फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल डिवाइड बाय पिकअप करंट। देखो इस चीज को ना थोड़ा सा ध्यान से समझो। पीएसएम के आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहां पे, या तो इस पे आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा कि भाई फॉल्ट करंट इतनी है, पिकअप वैल्यू इतनी है, बताओ पीएसएम कितना होगा। क्लियर है? या एक चीज को और ध्यान से सुनो भाई, दो चीजें हैं यहां पे। एक होती है पिकअप करंट, जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। क्या होती है ये पिकअप करंट? सर पिकअप करंट जो होती है ये वो मिनिमम वैल्यू होती है जिससे ज्यादा अगर आपके फॉल्ट करंट की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए, किससे? पिकअप करंट से। कौन सी करंट से? पिकअप करंट से। तो ये आपके सिस्टम में क्या कर देता है? ऑपरेट करना शुरू कर देता है। करता है कि नहीं करता है? पिकअप वैल्यू से ज्यादा होती है। लेकिन फॉल्ट करंट क्या है? फॉल्ट करंट तो पिकअप वैल्यू से ज्यादा हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला कोई रिले है, आपने रिले को बोल दिया कि अगर तेरे अंदर से 10 एम्पियर से ज्यादा करंट आ जाए ना, तो आप बोल देना कि फॉल्ट आ गया है। मतलब ये जो लेवल आपने सेट किया है ये कौन सी करंट है? तो ये करंट होगी आपकी कौन सी? पिकअप करंट। अब आपके सिस्टम में है फॉल्ट, और फॉल्ट की वजह से करंट आई सपोज दैट कितनी? 50 एम्पियर। तो ये जो करंट हुई है कौन सी करंट हुई? ये करंट हुई फॉल्ट करंट। हुई या नहीं हुई? तो फॉल्ट करंट जो होगी वो हमेशा पिकअप वैल्यू से तो हाई रहने वाली है। सही बात है नहीं है? तो पीएसएम की वैल्यू आप कभी भी देखोगे तो ये वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलने वाली है? ग्रेटर देन 1 मिलने वाली है, क्योंकि जो फॉल्ट करंट होगा वो हमेशा पिकअप करंट से उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है? हाई ही रहने वाली है। क्लियर है या नहीं है? तो ये पिकअप वैल्यू जो होती है वो हमेशा फॉल्ट करंट जो होता है उससे कम रहता है। फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले पीएसएम कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द एमएमएफ ऑफ द कॉइल। देखो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। आपका जो सिस्टम है, सपोज दैट आपके सिस्टम में फॉल्ट आ गया। अब ये डिपेंड करेगा कि फॉल्ट कौन सा है, बैलेंस है, अनबैलेंस है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, कौन सा फॉल्ट आया डिपेंड करेगा। अब मान लो फॉल्ट आ गया तो उस फॉल्ट के हिसाब से क्या होगा? एकदम से करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अब डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉल्ट आया है। जैसा फॉल्ट आया है उस हिसाब से करंट का क्या होने वाला है? मैग्नीट्यूड होने वाला है। सही बात है नहीं? तो हमारे हाथ में फॉल्ट करंट है क्या? नहीं भाई, फॉल्ट करंट हमारे हाथ में नहीं है। फॉल्ट करंट कितनी भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि फॉल्ट कौन सा आ रखा है। भाई फॉल्ट अगर ज्यादा खतरनाक आया होगा तो करंट ज्यादा रहेगी, कम आया होगा तो थोड़ा कम रहेगा। नॉर्मल इंटरनल फॉल्ट है तो थोड़ी सी करंट रही होगी। सही बात है नहीं है? तो फॉल्ट करंट हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये जो वैल्यू है पिकअप वैल्यू, अरे पिकअप वैल्यू तो वो वैल्यू है ना भाई जिससे ज्यादा जाने पे आपने रिले को बोल रखा है कि ऑपरेट करना है। सही बात है नहीं है? तो क्या इस पिकअप वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो क्या? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? अरे सर हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो आपका रिले होता है ना उसमें ये इस तरीके से जो करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है ना, ये ट्रांसफार्मर होता है। सर क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर होता है। यहां पे प्राइमरी में जो करंट जाएगी जब फॉल्ट आएगा तो वो करंट जरूर आपकी कौन सी रहने वाली है? फॉल्ट करंट रहने वाली है। कौन सी करंट रहेगी? वो फॉल्ट करंट रहेगी। लेकिन यहां सेकेंडरी कॉइल में रिले के अंदर कितनी करंट जाएगी?
ये तो इस ट्रांसफॉर्मर के नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? अरे यहां पे N1:N2 है, तो इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? इसमें जाने वाली करंट फॉल्ट करंट है, और मान लो ये आपकी करंट है, इसको मैं रिले करंट बोल देता हूं। तो ये रिले करंट और फॉल्ट करंट में अगर आप रिलेशन देखो, तो फॉल्ट करंट डिवाइड बाय रिले करंट की अगर आप बात करो, तो ये क्या हो जाएगा? तो सर ये सिंपल सी बात है, N2/N1 के बराबर हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? तो क्या इस नंबर ऑफ टर्न से क्या आप रिले जो है, इस रिले की जो ये पिकअप वैल्यू है, क्या इस पिकअप वैल्यू को आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे पिकअप वैल्यू किसने डिसाइड की थी? मैंने ही तो डिसाइड की थी। क्या चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या चेंज करके? नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करके। अगर नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हुए, तो ये जो सेकेंडरी कॉइल है जिसमें ये करंट जा रही है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर चेंज हुए, तो बेटा मेरा एमएमएफ क्या होता है? सर एमएमएफ होता है नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई विद करंट। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स चेंज किए, तो मेरा क्या चेंज हो जाएगा? एमएमएफ चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं इसके एमएमएफ को चेंज करके भी क्या कर सकता हूं? सिस्टम को वर्क करवा सकता हूं। करवा सकता हूं नहीं करवा सकता हूं? बताओ आप। बिल्कुल करवा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो पीएसएम को चेंज किया जा सकता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, प्लग सेटिंग करंट को चेंज करके। पीएसएम को चेंज किया जा सकता है किससे? पिकअप करंट को चेंज करके। और इसको चेंज किया जा सकता है किससे? एमएमएफ ऑफ दी कोयल से। कोयल के एमएमएफ को चेंज करके इसको क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। एज पर एप्लीकेशन ऑफ रिले। भाई एप्लीकेशन के हिसाब से हम रिले को किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर है नहीं है? तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन की बात। जरा ध्यान से सुनो। ओवर करंट रिले, ये रिले आपके काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एप्लीकेशन के हिसाब से कितने तरह के रिले होते हैं? ओवर करंट होता है, ओवर वोल्टेज होता है, इनवर्स पावर होता है या रिवर्स पावर होता है, डिफरेंशियल होता है या डिस्टेंस रिले होता है। क्लियर है नहीं है? तो ये आपके कुछ 4-5 तरीके के रिले होते हैं। सबके ऑपरेशन करने का बिहेवियर जो होता है कुछ एक जैसा ही होता है। ओवर करंट रिले आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। ओवर वोल्टेज, ओवर करंट और ओवर वोल्टेज एक जैसे ही होते हैं। एक पढ़ लिया, दूसरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है नहीं है? ओके। इनवर्स पावर ये आपके सिलेबस में नहीं आता है। डिफरेंशियल रिले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिस्टेंस रिले ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है नहीं है? तो आप लोगों के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, डिस्टेंस रिले, डिफरेंस रिले और ओवर करंट। ओवर करंट पढ़ोगे तो आपका ओवर वोल्टेज भी कंप्लीट हो जाएगा। रिवर्स जो है, इनवर्स पावर है, ये आपके नहीं आता है। फिर भी कम से कम आपको 5 के बारे में पता होना चाहिए। तो इनके काफी डिटेल पढ़ेंगे हम। डिफरेंशियल रिले को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। डिफरेंशियल रिले में हम दोनों के लिए पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के लिए अलग बताऊंगा, जनरेटर के लिए अलग बताऊंगा। क्लियर है नहीं है? ओवर करंट का पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे, वोल्टेज इसी में आ जाएगा। डिस्टेंस रिले है, इसके पूरे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है कि इंपीडेंस का क्या होता है, रिएक्टेंस का क्या होता है और मोह क्या होता है। क्लियर है नहीं है? तो हर एक चीज की पूरी डिटेल मिलेगी आपको।